institution. Okay. Now, government as three institutions. गवर्नमेंट के तीन अलग अलग संस्थान हैं. एक है लेजिस्लेटिव, दूसरा क्या है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा दैट इज जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव का मतलब है विधायिका, जो कानून बनाए. उसको इम्बॉडी जो कराएगा वो कार्यपालिका, और जो उसको ब्रीच करेता है लॉ को, उसको जो दंड दे तो उसको क्या कहेंगे न्यायपालिका. डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, जो पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट है, दीज आर नोन एज पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट. इसी पर कोई सरकार खड़ी होती है. तीनों चीजें अच्छे से चलेंगी तभी सरकार खड़ी होगी. सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लियर कट, जो भी उसमें लिखा हुआ है, अथॉरिटीज दैट विच इंस्टीट्यूशन हैज हाउ मच पावर, किस इंस्टीट्यूशन को कैसे काम करना चाहिए, एंड जो उसके आइडियल्स हैं वो तीनों इंस्टीट्यूशन से कैसे मीट कर सकते हैं. तो इस चीज़ के बारे में आपके में लास्ट में लिखा है कि इट इज़ नॉट मेरली ए स्टेटमेंट और रिटन बॉडी, ये कोई रिटन वॉल्यूम ही नहीं है, ये गाइडलाइंस भी देता है. सो अ कॉन्स्टिट्यूशन एज, उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, गाइडेड इट्स इंस्टीट्यूशंस या पिलर्स, जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इन्हें पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है. दैट how they have to work, what are their powers, how these have to work, what are their powers, and what are the ideals to be achieved. उनके गाइडिंग वैल्यूज क्या हैं. नीति निर्देशक तत्व, किन नियमों पे वो चले कि देश क्या बन जाए, उसे कहते हैं नीति निर्देशक तत्व. तो गाइडिंग वैल्यूज एंड व्हाट आर द आइडियल्स टू बी अचीव्ड. भारत को कहाँ पहुंचाना है, कैसे वो चलना चाहिए और कहाँ पहुंचाना. जब तक तुम्हें लक्ष्य नहीं पता होगा तब तक तुम नहीं पहुंच सकते हो ना. तो एंड व्हाट आर द आइडियल्स टू बी अचीव्ड. तो ये मेरा बताने का मतलब है लक्षिता कि इंस्टीट्यूशन जब मैं बोलूं तो तुम कहोगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. ये किसी भी डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं. वैसे चौथा पिलर भी है, वो कौन सा पिलर है, मीडिया. मीडिया भी सतर्क करता है, लोगों को सजग करता है, अवेक करता है. नहीं तो डेमोक्रेसी मर जाएगी, मीडिया नहीं होगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कहाँ करप्शन हो रहा है, कौन हमारे अधिकारों को ले रहा है. धीरे धीरे सारे अधिकार छीन जाएंगे. सो मीडिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. राइट्स एंड ड्यूटीज में भी स्पेसिफाई करता है, और इसमें गाइडिंग वैल्यूज भी है, नीति निर्देशक तत्व, कि भारत को कहाँ ले जाना है. तो उसी के बेसिस पर ही नए जो नियम बनाए जाते हैं वो हमारे प्रियम्बल को मैच करने चाहिए बिल्कुल. और साथ में हम जाना कहाँ चाहते हैं, हमारा भारत ऐसा होना चाहिए, राम राज्य लिखा है उसमें शुरू में कि सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, यहाँ कोई बीमारी ना हो, सबके पास खाने कमाने का पैसा हो. तो क्या जो नए नियम बन रहे हैं वो उन आइडियल्स को मीट कर रहे हैं, क्या वो हमको हमारे लक्ष्यों की ओर ले जा रहे हैं. इफ़ दे आर टेकिंग अस टुवर्ड्स आवर गोल देन ओनली प्रेसिडेंट विल साइन. नहीं तो तुम कितने भी रूल बनाते रहो, लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट उन्हें नहीं साइन करेगा अगर वो हमें हमारे गोल की ओर नहीं ले जाना. बात समझ आई कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं. अब देखो
की एक्सरसाइजेस पे आ जाइए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, कुछ क्वेश्चन अलग से भी कराएंगे फिर इसके बाद कुछ शॉर्ट आंसर्स लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज सोवरेन रिपब्लिक फ्रेटर्निटी एंड सेक्युलर। तो इसको मैच द फॉलोइंग है। गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन। आपको करना है नॉट फेवर, इसको मैच करो इससे कि किससे मिल रहा है। ठीक है, पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन। Head of the state is elected person. People should live like brothers and sisters. तुम्हारी बात आ गई। People should live like brothers and sisters. ये तो आपने आंसर लिख दी। नहीं तो अब आप जिसका जो लिखोगे यहाँ मिलाओगे ना, आंसर कहाँ लिख दिया हमने? आंसर तो तुम लिखोगे, तो इनको चारों को मैच करो। That is government will not favor any religion. Secular. ऐसे बाकी को करो। अच्छा ओके सर। सोवरेन का सेकंड होगा। सोवरेन का सेकंड होगा। रिपब्लिक का थर्ड है इसका। ये बोल रहे हैं आंसर Now, why was Nelson Mandela imprisoned in 1964? Okay. Now, श्री एक्स्ट्रा क्वेश्चन he dared to oppose apartheid regime in his country. वैसे उन्हें ट्रीजन कहा गया था, देशद्रोही। एंड उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया, जो चार्ज था, वो किसका था? ट्रीजन। सो अपार्थाइड regime in South Africa and charge was treason, for which इसको देशद्रोह कहते हैं, for which he was given
लाइफ imprisonment. Indrajit, what is the full name of ANC? ठीक है. What is full form of ANC? African National Congress. Who was the first education minister of Free India? उनका फोटो बना है, देखो उसमें नीचे लिखा भी है. Who was first education minister of Free India? उनको सबसे ज्यादा भाषाएं आती थी जितने भी मिनिस्टर थे, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया. दैट इज अबुल कलाम आजाद. कल टेस्ट में इन सबके नाम और इनकी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी. जो पीडीएफ में सिर्फ वही पूछा जाएगा. हम पीडीएफ से देख के बना लेते हैं. पीडीएफ में जो आ जाएगा वही पूछा जाएगा. ठीक है. जो 6 दिन का पीडीएफ है ना, जितना बोर्ड में लिखा है सिर्फ वही पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं. इतनी बस बात याद रखो. Who was not a Congress leader among the following? Who was not a Congress leader among? 4 नाम दिए हैं, मैं आपको बताना है. That is दुर्गा भाई देशमुख. बुक में सब डायग्राम उसे देखो. दुर्गा भाई देशमुख. ये सब MCQ है, ये लिखा रहा हूँ. दुर्गा भाई देशमुख, राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, अबुल कलाम आजाद. इनमें कोई एक है. सर ये है दुर्गा भाई देशमुख. अबुल कलाम आजाद. जयपाल सिंह. यस सर. Jayapal Singh was not the Congress leader. How many members were there in our first Constituent Assembly? 299. Now, who was not the member of Constituent Assembly? Who was not the member? इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? Member of Constituent Assembly. That is B.R. Ambedkar. Dr. Rajendra Prasad. महात्मा गांधी. महात्मा गांधी सर, लेकिन उन्होंने एक बुक लिखी थी उन्होंने गाइडिंग वैल्यूज लिखी थी, उन सब का ध्यान रखा गया. सर, यंग इंडिया हाँ. 1931 में. Now, who played a key role in making Constitution? Dr. Bhimrao Ambedkar. Who played a key role
What does the socialist mean? Wealth is generated socially. And should be divided equally. And Should be divided equally. shared equally by society. And shared equally by society. The preamble of which constitution involves God? तीन दिए तुम्हारे बुक में, देख लो तीनों में किसमें गॉड लिखा है? सर क्या गॉड Preamble of which constitution involves God? तीनों के चित्र दिए हैं. साउथ अफ्रीका सर साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में है. The Constitution of South Africa. सर गॉड अगर बोला जाएगा तो क्रिश्चियनिटी से लिया जाएगा. Constitution of What do you know about Long Walk to Freedom? सर ये उस बुक नेल्सन मंडेला की बुक का सर ऑटोबायोग्राफी ये बायोग्राफी ये ऑटोबायोग्राफी About Long Walk to Freedom. Now, it is autobiography of नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला. ये आपको कथा उनके द्वारा की गई है. Okay. When is ANC formed? 1950 1912 में लिखा है. चेक कर लेना, अभी मैं भी देख लेता हूँ. ठीक है. तो बुक में नहीं लिखा सर. What happened? ये क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं जो आए हुए हैं. These are the question जो कि रिपीटेडली आए हुए हैं. वही मैं दे रहा हूँ. तो कई छोड़ भी रहा हूँ, लेकिन जिन पे ठीक है इतने वही मैं कर रहा हूँ. So that is what happened on midnight of 26 April 1994. सर रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज A new flag of साउथ अफ्रीका रिपब्लिक ऑफ. रिपब्लिक का मतलब है कि उसमें भी अब चुनाव होंगे. रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ड. रात को ही झंडा फहरा दिया उन्होंने. ऑफ सर रात को नहीं बोला. अफ्रीका वाज, अब ऐसा लिखा है लेकिन देख लेना. ठीक है. एंड मल्टीरेशियल गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस. मल्टीरेशियल का क्या मतलब है? जो सबको स्वीकार्यता देती हो. मल्टीरेशियल गवर्नमेंट केम इनटू पावर. Who was the first president of South Africa? नेल्सन मंडेला. Nelson Mandela was the first president of this region. सर जो ANC फॉर्म है तो वो मुझे लिखा है since 1950 में प्रोटेस्ट किया उन्होंने लॉन्च किया ANC. अभी मैं देख लेता हूँ, अगर ऐसी बात है नेट पे देख. तो बुक में नहीं दे रहा था सर. Nelson Mandela was president. अभी देख लेता हूँ. Of
स्टेप करके बताते हैं आपको, बुक में तो ऐसे लिखा है। When was African National Congress formed? देखो 1912 लिखा है 8 जनवरी, ठीक है। Who were apartheid? अपार्टहीड यानी सेटिंग अपार्ट, जो लोगों में डिस्क्रिमिनेशन करें उसे अपार्टहीड कहते हैं। तो अपार्टहीड का क्या मतलब है? दैट इज अपार्ट प्लस हीड, दैट मीन्स सेटिंग अपार्ट, जिसके लिए अलग अलग लॉ। ए ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। इट इज ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ, तो वहाँ पे हु तो नहीं आएगा सर? क्या चीज? तो वहाँ पे व्हाट वाज अपार्थीड आना चाहिए। Who was ना? सो व्हाट वाज अपार्थीड, सो क्योंकि वो तो एक सिस्टम का नाम है। हाँ, what was apartheid? What is? ये एक सिस्टम है, तो एक ऐसा सिस्टम अपार्थीड का मतलब है जो सेट अपार्ट करता है। दैट इज ए सिस्टम ऑफ रेशियल गवर्नमेंट या ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। Who discriminates white from colored and black people? जो क्या करती हो? Who which लिखो, which discriminates या ill treats and discriminate among whites तो वहाँ के लोग हो गए जो यूरोपियन है, और कलर्ड हो गए इंडियंस, जिप्सीज, और ब्लैक हो गए नीग्रोज। तो जो भेदभाव करती थी किसके आधार पर? रंग भेद के आधार पर। विच डिस्क्रिमिनेट among whites and blacks. Among whites and blacks या फिर colored on basis of their race. It was from 1948 to 1989. ये सिस्टम it was from, ये सिस्टम था हाँ बोलो। अच्छा 1948 से 1989 तक इस तरीके का सिस्टम चला। हम आज़ाद हो गए तो उसके बाद भी ये सिस्टम चलता रहा। दोनों भाई वो झंडा फहरा दिया गया एंड मल्टी रेशियल गवर्नमेंट केम इनटू पावर, जो सभी रेशस को सबमिसिव हो, इंक्लूड करती। भाई तुम भी रहो, तुमने अत्याचार किया तो कोई बात नहीं, रहो। मल्टी रेशियल, एक होता है रेशियल गवर्नमेंट, एक होता है कि रेनबो गवर्नमेंट। For whom the oppressive system या apartheid system oppressive, for whom the apartheid system ये जो apartheid system है, जो setting apart वाला सिस्टम है, ये किसके लिए दमनकारी था, किसके लिए oppressive था? ब्लैक सर्कल
So it was oppressive for blacks and colors. They were forbidden to go some areas. So segregation. It was forbidden to blacks and colors. They were forbidden to go areas of white people. Mention one major feature of South African Constitution. तो मल्टीरेशियल इसमें आ सकता है क्या सर जो मल्टीरेशियल है वो भी इसमें आ सकता है फीचर ऑफ आ सकता है, आ सकता है. Mention one major feature of South African Constitution. The South African Constitution emerged as model of democracy. It inspired democracy of all over world. That is South African Constitution has accommodated citizens, persons of all caste, creed, and race. So it is called Rainbow Constitution. It is an inspiration for other democracy, inspiration and model for other democracy. बहुत पीसफुल है साउथ अफ्रीका. अगर वहां रहने वाले लोगों को सभी अधिकार दे दिए जाएं तो ये हो सकता है. Many compromises were made both by whites and blacks in South Africa. List them. वो क्वेश्चन आप पूछ रही थी. Many compromises were made. Compromise का मतलब समझौता. Whites and blacks after freedom in South Africa. Mention them. उनका उल्लेख करें. Whites agreed to principle of majority rule. And that is one person, one vote.
majority will not be absolute. यानी मेजॉरिटी रूल निरंकुश नहीं होगा। Absolute, निरंकुश। And the property of white would not be confiscated। confiscated का क्या मतलब होता है? मतलब उसको हड़प नहीं चाहिए ना। ये दोनों ने इस तरीके से एग्री किया। Despite many difficulties, one big advantage for the makers of Indian Constitution, there was one big advantage for makers of Indian Constitution, which was not in South Africa. उनको ये फायदा नहीं मिला, हमको मिला, which was absent in South Africa. What was it? Now we have not to make referendum for consensus. लोगों से उनका सुझाव नहीं मांगा गया। It was already made during our freedom struggle movement. वो सब ब्रिटिश ने करा दिया था, हमको कुछ नहीं करना था। उसने पहले पूछ लिया कौन पाकिस्तान जाना चाहता है, कौन कांग्रेस में रहना चाहता है, चलो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन कराओ, सब कुछ तो करा लिया था। तो makers of Indian Constitution, ठीक है, have not to create a that is consensus। इसका मतलब समझो, मतलब इन्होंने संविधान बना दिया, लेकिन जिन्होंने बनाया वो तो गुलाम भारत के लोग थे, गुलाम भारत के नेता थे। अब ये क्या ये लोगों के पास ले गए, सब लोग बताओ ये संविधान सही है क्या? कुछ नहीं। जो गुलाम भारत के नेता थे उन्होंने साइन कर लिया और आजाद भारत के लोग मान रहे हैं। सोचो जरा, जो नेता थे ना, ये जिनके नेताओं के चित्र बने हैं, ये सब 46 में चुन लिए गए थे गुलामी में, उन्होंने बनाया है कि नहीं? और वो लोग 49 तक बना लिया और हम आज़ाद भारत के लोग उससे श्रद्धा से मानते हैं। तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के पास, आपके बाप दादा लोगों के पास गया कि बोलो ये सही है कि गलत, देख लो, अच्छा हाँ तो बोल दो, अच्छा चिट्ठी लिख दो, जो ज़्यादा चिट्ठी होगी तो उनकी बात मानी जाएगी? ऐसा कुछ हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि हमको उन पर विश्वास था। हमने गुलाम भारत में उन्हीं लोगों को तो वोट दे के भेजा था, तो उनको कंसेंसस नहीं करना पड़ा। इसको क्या कहते हैं कि जनगणना, जनमत, क्या कहते हैं, वोटिंग या जनमत, कि आप इस पे अपनी राय दो, ये संविधान सही है या गलत, और सबने मान लिया। सर अभी कुछ चेंज करते हैं तो सर बताना पड़ता है कि कुछ नहीं बता। अब तो लोग जो चुने गए वो आज़ाद भारत के ही, वो तो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन उस समय तो नहीं थे ना हमारे रिप्रेजेंटेटिव। वो जो थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, वो इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। तो ठीक है, मच ऑफ द कंसेंसस, जो ज़्यादातर कंसेंसस था वो कब आ चुका था?
of the consensus was made during freedom struggle. Though the constitution was made by the leaders of, आप ये कह सकते हैं slave India, but approved constitution was accepted by free India. Though the constitution was made and एक और चीज देख लें, उन्होंने सिर्फ बनाया ही नहीं, इसको समर्पित भी किया ना। समर्पित की इंग्लिश देखें क्या होता है समर्पित। समर्पित करना इन इंग्लिश, डेडिकेटेड। उन्होंने मेड ही नहीं किया, उन्होंने क्या किया 26 नवंबर को देश को डेडिकेट कर दिया ना। एंड डेडिकेटेड बाय द लीडर्स ऑफ स्लेव इंडिया, ठीक है, एंड dedicated to nation by leaders elected during slave India ना। But it was accepted unanimously, सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति by all citizens of free India। इसीलिए तो उनके चित्र दिए गए हैं कि देखो कोई कहीं का है, आरएसएस का है, तो कोई कम्युनिस्ट का है, तो कोई उसमें मुस्लिम लीग का, सब चित्र दिए हैं कि सब तरीके का स्पेक्ट्रम है उसमें जिन्होंने बनाया। सभी राज्यों के, आंध्र के भी, तमिलनाडु के भी हैं। सर आरएसएस कोई पार्टी थोड़ी सर। आरएसएस की जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र दिया है ना, वो उसके संस्थापक हैं। देख लो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र दिया है उसमें, वो तो आरएसएस के साथ यहाँ पूजा होती है, मोदी लोग सब माला चढ़ाते हैं उन पर, वही तो मुख्य हैं आरएसएस के, वो भी उसी में थे। तो जो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, सर वही है आरएसएस। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो सबसे बड़े थे, फाउंडिंग मेंबर थे वो तो अपनी पार्टी में। What inspired the Indian leaders in making of constitution? What was the great challenge for the constitution makers for India? सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को कोऑर्डिनेट करना और सबके लिए एक ही संविधान हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। छोटी बात नहीं है, कितने तरह के धर्म हैं और सब व्यक्ति उसे अपना माने, ऐसा संविधान बनाओ, और सबसे बड़ा संविधान बना दिया। सो द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो क्या क्या इंस्पायर थे? दैट इज आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सर बिल राइट फ्रॉम यूएसए, कि उन्होंने कैसे लोगों ने वो किया, और क्या बताते हैं? सर बिल राइट फ्रॉम यूएस, बिल राइट सर उसने। हाँ, बिल ऑफ राइट्स की क्या है? बिल ऑफ राइट्स बस लिखा ही है, उसमें देखना पड़ेगा। तो जर्मनी से भी लिया सर एग्जाम। द बिल ऑफ राइट्स, ये सारी चीजें उन्होंने अपने को दिखाई हैं। इन यूएस से भी हमने ये सारी चीज ली है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन से तो हमने लिया ही है क्योंकि ब्रिटेन पे चल ही रहे थे।
तो पार्लियामेंट्री, उनका क्रिमिनल लॉ तो हमने पूरा उन्हीं का उठा लिया, जो उनका नहीं था। एक हम लोग का होता है कि सिविल लॉ होता है, सिविल कोड, एक क्रिमिनल कोड, तो क्रिमिनल कोड उन्हीं का लिया। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, वॉट, हाँ बोलो, यूनानिमसली, मतलब सब, एनीमसली, यूनानिमसली का मतलब है सर्वसम्मति से, ठीक है, इन वन वॉइस, इट वॉज एक्सेप्टेड इन वन वॉइस बाई ऑल। Okay. What was called the Constituent Assembly? Drafting of Constitution. Was done by Assembly of Elected Representatives. महात्मा गांधी क्या किसी सभा के नेता थे, लोकसभा या राज्यसभा, किसी के नहीं, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी नेता नहीं थे। उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा कभी, जब चुनाव ही नहीं लड़ा तो किसी प्रोविंशियल से वो लेजिस्लेचर बन के जीत क्या पाएंगे, क्या लेकिन किसी उनकी बात सुनते थे सर, ये सुनते थे, बट इसीलिए उनसे वो काउंसिल के नहीं थे। जब मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा हूँ तो 299 मेंबर हैं, ओके, वो सभी हैं। दे डिबेटेड इट एंड अल्टीमेटली अप्रूव्ड इट एंड डेडिकेटेड टू इंडिया। उन्होंने डिबेट भी किया। ये जो पर्सन थे, दे वर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इलेक्टेड कब भाविन इलेक्ट हुई थी? अगस्त में कि अप्रैल में? फिर ये हुई थी अप्रैल में। अप्रैल में ना, तो अप्रैल 46 में हुई थी, 1946। तो दे डिबेटेड, उसको डिबेट की, अमेंडेड मैनी टाइम्स, बहुत बारी अमेंड हुआ, अमेंडेड मैनी टाइम्स, एंड अल्टीमेटली अप्रूव, उसे क्या कर दिया, पास किया, पास डिट, और लास्ट में क्या राष्ट्रपति ने इसे अप्रूव किया, पास डिट, पास कर दिया। जब सब लोग साइन कर लेंगे तो फिर किसके पास जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, वही तो प्रेसिडेंट है। सो प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अप्रूव्ड इट and it was dedicated to nation. This assembly has 299 members.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। ये देखो, अब इसमें बताया जाएगा कि वहाँ क्या डिबेट हो रही है। को किसी तंग नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। ये बहुत लंबा वॉल्यूम है, कई दिनों तक आया। When it breaks into Hindustan, Pakistan and Kyrgyzstan. Then don't break in. जब बजट आज 16 जून I will not be a party to the balkanization of India. No. ये अबुल कलाम India is आजाद one and will remain one country. कड़वा सच ये था कि अंग्रेज हिंदुस्तान में अपनी घटती हुई फौजी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। अभी दूसरा Bapu, हमारा संविधान और ये कहलाया जिन्ना साहब की पुकार पर 16 अगस्त की सुबह से ही हथियारबंद लोग कलकत्ता की सड़कों पर उतरे। ये देखो, That took place, there were two questions which were raised. I, Sultan Patel, do solemnly affirm that in the Constituent Assembly debates. ये हमारे कुछ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं, इसमें से आते हैं। अब हम लोग अपने बुक के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो कौन सा है। चलिए बुक वाले आते हैं। Here are some false statement. चलो पहला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें बताया गया है आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन ईच केस एंड रीराइट। तो पहला देखो, द लीडर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड about whether the country should be democratic or not after independence. यानी उनको मालूम था कि हमें कैसा होना है। जो यहाँ के लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंस थे वो इस मामले में खुला विचार और स्पष्ट विचार रखते थे कि हम मोनार्की नहीं रखेंगे या सोशलिज्म नहीं रखेंगे। उन्होंने ये सोचा था कि हम डेमोक्रेट्स होंगे। तो इसका मतलब है, उसमें कह रहा है या तो हम डेमोक्रेटिक होंगे, और दूसरा क्या बोल रहा है, इसको सुधार करना, ये गलत लिखा हुआ है। तो या तो हम डेमोक्रेटिक होंगे, वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट। तो आपको क्या आंसर लिखना है, दैट वी आर ओपन माइंड वेदर दैट कंट्री शुड बी ए डेमोक्रेटिक नेशन। पहले का ही देखो, ये अमेंडेड आंसर है। सो लीडर्स of freedom movement were open mind, ठीक है, that country should be democratic. After independence, अब
अगला देखो, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैड द सेम व्यूज ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हर्षिता बताओ ये सही है, इसमें क्या सुधार करोगे बताओ, बोलो, ये आप बोलो, वो तो लिखा ही है तो वही तो पूछ रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। यस, अभी आपने देखा यहाँ पर भी एक बता रहा था कि अलग अलग के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, एक ने कहा ज्वाइंट होना चाहिए, तो क्या उनका एक व्यू रहेगा? कोई कहेगा हिंदी को राष्ट्रभाषा कर दो, कोई तमिल वाले कहेंगे क्यों करते हो, हम लोग कहाँ जाएंगे, तो क्या उनका एक व्यू था कि डिफरेंट व्यू से? सो दैट मीन्स मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली of constituent assembly have different views. Okay, तो बाकी तो on all provisions बाकी वही है। तीसरा देखो, a country that has a constitution must be a democratic one। जस्टिन इसको सुधारो, जस्टिन बताओ। हाँ बोलो। सही है, वो कह रहा है जिसमें संविधान है वो लोकतांत्रिक है। क्या ये बात सत्य है? जो लोकतांत्रिक है वहाँ तो संविधान होगा ही, और ये नहीं कि संविधान होने से, चीन में भी तो संविधान है, कहाँ लोकतांत्रिक है, पाकिस्तान में भी है कुछ लोकतंत्र। संविधान होने से लोकतंत्र नहीं होता, रूल्स तो सब जगह होंगे, नहीं तो देश चल ही नहीं पाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लोकतंत्र है। इवन सऊदी अरेबिया में, यूनाइटेड अरब अमीरात के भी संविधान है। तो इसको उल्टा करके लिखे, कैसे लिखेंगे इसका? इसको a country that is democratic must have। 6 लोगों ने दिया है तो पिछली भी कॉपी कर लेके आओ और इसको भी साइन करा के कल जमा करो। मस्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं तो फिर पर्सनली हमें फोन करना पड़ेगा। अगला देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। आदित्य बोलो, इसको ठीक करके बताओ। Sir, our constitution can be amended because the changes that were taking place in our country are not current. So a constitution must be updated time to time, है ना? A constitution must be amended to keep it updated. Must be amended, इसमें सुधार होना चाहिए, to keep it update, नहीं तो ये पिछड़ जाएगा, रेलेवेंट नहीं रह जाएगा, इसकी रेलेवेंसी ही समाप्त हो जाएगी। Which of the following are the most salient underlying conflict in making of the democratic constitution in South Africa? इनमें से कौन सा, अर्शिता, salient अंडरलाइन कन्फ्लिक्ट था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट क्या था बताओ, अर्शिता बताओ। ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी। So white minority, black majority. बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी, सो क्या था बताइए? डी आंसर लिखा हुआ, फिर से समझा देता हूँ, अब मैं देख लेता हूँ पहले। बिटवीन द वाइट मेजोरिटी, वाइट क्या मेजोरिटी में थे? White minority में था। बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी, Colored minority and black majority होगा। कलर्ड minority, black majority होगा। ये सही बात है। कलर्ड एंड वाइट, कलर्ड भी माइनॉरिटी में थे और वाइट्स भी माइनॉरिटी में थे, और ब्लैक्स किस में थे? तो ब्लैक को तो आपको माइनॉरिटी बोलना पड़ेगा ना, ब्लैक को क्यों माइनॉरिटी बोलते? कलर्ड तो हम लोग थे जो इंडिया से यहाँ से गए थे, कलर्ड माइनॉरिटी नहीं थे, वाइट भी माइनॉरिटी में थे, मेजॉरिटी में कौन थे?
बुद्धि आ। आंसर 2 देखो, इट इज डी। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। The salient का मतलब हैं? है salient। इसके अंतर्भूत क्या तत्व थे, मतलब उसमें निहित, व्हाट वर द फीचर्स, उसमें सबसे बड़ा एक विवाद का विषय क्या था, जो बिल्कुल वो होना ही था, वो इनके बीच एक होना ही था, है ना। इसको तो रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। अगला देखो जरा, विच ऑफ these is a provision that a democratic constitution does not have। एक डेमोक्रेटिक प्रोविजन में अब क्या नहीं होना चाहिए, थर्ड का आंसर बताओ। डेमोक्रेटिक अगर कोई कंट्री है तो वहां क्या चीज नहीं होनी चाहिए, मयंक। हेड का नाम नहीं है। That is, which of these Does is a not- provision does not- डेमोक्रेटिक नेम ऑफ हेड ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या है? हमारा मतलब नहीं तो इसका आंसर इसमें दिया बी पोजीशन क्या होना चाहिए? है, कुछ पता चल रहा है? हाँ, मतलब ये रूल होने से कि नेम ऑफ हेड ऑफ स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा कि नेम ऑफ हेड ऑफ स्टेट ये पंडित होगा, ये होगा, कुछ नाम लिखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का क्या मतलब, जो इलेक्ट हो जाएगा वो उसी का नाम हो जाएगा। कोई संविधान में थोड़ी लिखा जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, हेड ऑफ स्टेट का क्या नाम लिख दोगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होनी चाहिए? आंसर सी, दैट इज नेम ऑफ हेड ऑफ स्टेट, नेम ऑफ हेड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने आपको बता दिया था चारों। फिफ्थ देखो क्या, रीड अगेन द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ नेहरूज स्पीच दैट इज ट्रिस्ट विद डायनेस्टी एंड आंसर द फॉलोइंग। क्या डेस्टिनी, यानी अब देखो इसका मतलब मैं बताऊं आपको ताकि पता चले। ट्रिस्ट मीनिंग मतलब Meeting it is- place। फिर पार्टनर जिसमें सब लोग एग्रीड होते हैं। ओके, ये एक तरीके का उदासीनता मिली है विद डेस्टिनी हमको हमारे भाग्य के साथ, क्योंकि हम लोगों को जब संविधान बन रहा था और हमने देश को समर्पित किया, उस समय हमने बहुत बड़ा दुख झेला था, वो था भारत के विभाजन का। हमारा एक हिस्सा, जिन लोगों ने साथ लड़ाई की, आज़ादी से पहले ही वो हमसे अलग हो गए, और सिर्फ अलग नहीं हुए, 10 लाख लोग मारे गए। ठीक, 10 लाख तो है बोथ साइड्स में से, तो ये अपने आप में बड़ी संख्या थी। तो ऐसे में उसी समय लड़ाई झगड़ा चल रहा था, देश में अस्थिरता का माहौल था, हम ऐसे में संविधान दे रहे हैं। तो इसका मतलब है वी आर वेरी मच ग्लूमी, वी आर वेरी मच बिरीव्ड, हम बहुत दुखी हैं, ठीक है, डिसअपॉइंटेड विद डेस्टिनी, हमको भाग्य में दुख मिला हुआ है। तो पहले सर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक थे। एक तो 71 में अलग हो गया, इंदिरा गांधी ने अलग करा दिया। तो वहाँ पर कौन थे बताओ, ये जो अभी हमारे यहाँ शेख हसीना आई ना, मुजीबुर रहमान इनके पिता थे बांग्लादेश में, तो वो जीत गए। आपको मालूम है कि इधर 200 सीट्स थी, ये पूरा भारत की बात कर रहा हूँ, ये देखो ये, और यहाँ पर ये बांग्लादेश है, और ये कौन सा बताओ, पाकिस्तान, दिस इज वेस्ट पाकिस्तान था, पहले सब पाकिस्तान थे, और ये क्या था, ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान। देख लो, ये 160 सीटें थी, यहाँ 200 सीटें थी, तो जो ज़्यादा सीट टोटल मिलकर कितनी हुई, 360, और 360 की आधी कितनी हुई, आप करो, तो 180 सीट अगर कोई जीत जाता तो क्या पूरे पाकिस्तान का वो प्रधानमंत्री बन जाता। शेख हसीना के पिता कौन थे बोलो, जनरल मुजीबुर रहमान। कौन थे, मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान। देख लो, ये जो थे 199 सीट यहाँ से जीत गए। सीट कितनी चाहिए थी, 180। ये लोग इनको इंफीरियर मानते थे, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं देते थे, बहुत बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन जब इनकी जीत हुई, बोले ये चुनाव तो फर्जी है, हम इसे नहीं मानते और इट इज़ ऑल बोगस,
नाउ वी विल आवर सेल्फ मेक सम अमेंडमेंट्स, और इन्होंने यहाँ के को लीडर घोषित कर दिया। याया खान। हाँ, याया खान को, और फिर वो प्रधानमंत्री। ये बिल्कुल इलीगल है कि नहीं? अगर आप 199 को जीत के आ गया, उसको कह रहे इट इज ऑल इलीगल। वो मानते ही नहीं थे कभी यहाँ के लोगों को अपना, कहते दे आर बंगालीज, दे आर नॉट ट्रू मुस्लिम्स। हाँ हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे उनको अलग थलग कर दिया। जो सामान वहाँ आता था सारा टैक्स वहाँ जाता था, वहाँ से यहाँ भेजते ही नहीं थे कुछ। तो इन लोगों ने क्या किया बताओ? रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट करने के बाद इन्होंने अपनी सेना भेजी, और अपनी सेना भेज के कि इनको क्या किया जाए, ओपन फायरिंग करवाई। तो इंडिया की जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कहा हम तुमको बचाएंगे। हाँ, जेनोसाइड हो गया था, कई लोग मारे गए। तो इसके बाद क्या हुआ बताइए? दैट इंदिरा गांधी ने उनको समर्पण करवाया, उनकी 90,000 सेना को, 90,000 लोगों ने हथियार रख दिए, है ना। और हमारा कौन सा वो लीडर था जो इसका हम लोग आज भी नाम लेते हैं? मानेक शॉ, जनरल मानेक शॉ ने ये करवाया, फील्ड मार्शल, है ना। फील्ड मार्शल थे, उनको हम लोग सबसे टॉप मोस्ट पद देते हैं। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? जब ऐसा हो गया, उसके बाद भी मुजीबुर रहमान उनके पूरे परिवार के 12 लोगों की, चाचा, बुआ, भाई, भतीजे, सबकी हत्या कर ली। ये शेख हसीना भाग के भारत आ गई। हाँ, यहाँ से भाग के इंग्लैंड चली गई, पूरे परिवार तक की हत्या करा दी। ये जीते थे सिर्फ इसलिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? जीत गए। कुछ समय बाद फिर जब बहुत साल बाद फिर इनकी पार्टी जो थी, अभी इस समय कौन सी पार्टी? लीग पार्टी ना, कौन सी पार्टी? अवामी लीग पार्टी। वो फिर जीती, फिर ये शेख हसीना वापस आई वहाँ से, तब वापस आई, तब लीडर बनी। फिर इनकी जान के पीछे पड़े कि हम तो पाकिस्तान के साथ थे, वो हमारा भाई है, तुमने अलग क्यों करवाया हमको, ऐसे तुम्हारे परिवार ने। फिर मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ ली, जो इनका फादर ऑफ नेशन है, उसी की मूर्ति अभी गिराई है 2 महीने पहले, जिसने इनको आज़ादी दिलाई। बोले हम तो पाकिस्तान, हम सबको एक साथ मिल के काफिरों से लड़ना था, तुमने काफिरों के ही टुकड़े करवा दिए। मुसलमानों में विभाजन हो गया ना, हम तो एक थे। अब वो इसलिए पीछे पड़े, हमें अलग क्यों करा। इस समय बांग्लादेश बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है, तो अब तुम्हें पता चल गया ना। तो दैट इज, तो उनका कोई पॉलिसी नहीं है। ये कोई पॉलिसी होती है, अपने फादर ऑफ नेशन को ही वो कर दो। फादर ऑफ नेशन तुमको मालूम है? जिन्ना कहाँ के फादर ऑफ नेशन? पाकिस्तान के थे। जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ, वहाँ के 2 लोग होते हैं मुस्लिम में, शिया और सुन्नी। अच्छा, सुन्नी श्रेष्ठ माने जाते हैं, और शिया कैसे माने जाते हैं? इंफीरियर, कम भी है, 40% है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? बोले अरे ये जिन्ना तो शिया है, ये तो इंफीरियर है। और वहाँ के लोग अच्छी अच्छी पोस्ट ले लिए, जिन्ना की कोई देखभाल नहीं हुई। ये दमे के मरीज थे, जब ये इलाज कराने आते थे इस्लामाबाद में, इनको खड़खड़िया गाड़ी में घड़ 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 3 घंटे चलाया, वो गाड़ी में ही मर गए। रास्ते में खड़ी कर दी गाड़ी, बोले अभी आगे वो रास्ता पैसा है, एक विधायक जा रहा है, खड़े रहो। बहुत बुरी तरह से मारा है, इनसे कोई मिलने नहीं जाता था, सबको बैन कर दिया। सिर्फ धर्म क्या रहा, जो अपने फादर ऑफ नेशन का ही नहीं कर सके। नहीं तो अब ये देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बताइए? दैट इज वी हैव फाउंड, हमने क्या पाया बताइए? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का क्या मतलब है? यानी दुख, और किससे पाया है? भाग्य के साथ। हमने भाग्य तो पाया है, आगे जो होता है भाग्य के साथ दुख। भविष्य तो पाया, डेस्टिनी भविष्य को कहते हैं ना। हमने एक अच्छे भविष्य के साथ एक दुख भरा पल भी पाया, जो हमेशा हमारे दिल में रहेगा। भाग्य के साथ दुख, ऐसा तुम्हारे बुक में भी शायद जवाहरलाल नेहरू की स्पीच लिखी हुई है। भाग्य के साथ हमने दुख पाया, ऐसा उन्होंने बोला। तो व्हाई डिड नेहरू यूज द एक्सप्रेशन नॉट फुली और इन फुल मेजर इन द सेंटेंस? उन्होंने पूरी बात क्यों नहीं कही, उन्होंने इशारों में ये बात क्यों कही? दूसरी बात क्या पूछी गई है? व्हाट प्लेस डिड ही वांट द मेकर्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक? वो क्या चाहते थे कि भारत के संविधान निर्माता क्या प्लेज लें? प्लेज लेने का मतलब है कि ओथ लेना होता है ना, शपथ। क्या शपथ लेनी चाहिए? तीसरी चीज क्या पूछी गई है?
The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. Who was he referring to? वो कहते थे हमारी जनरेशन का जो सबसे महान आदमी है, जो पूरे मनुष्य जाति का, वो सब इंसानों का हर आखिरी आंसू पोंछ देना चाहता है। ये किस महान आदमी की बात कर रहा है? महात्मा गांधी। ये 3 प्रश्न। पहला पूछा गया है कि इन्होंने नॉट होली और फुली पूरी बात क्यों नहीं कही, इतना ही क्यों कहा कि दुख क्यों मिला है? सर तो उन्होंने वो अपना जो स्पीच दिया तो उन्होंने बोला था नॉट होली क्योंकि सबको नहीं मिला था। Why did Nehru use the expression not wholly or not in full measure in the first sentence? Nehru used the expression not wholly or not full because according to him the task undertaken was not complete and the pledge could not be fulfilled in a day or two, but they would be fulfilled one by one. इस pledge को पढ़ो जो है तब तो पता चले। सर वहाँ पे आपने आपने ट्रिस्ट ट्रिस्ट लिखा किया है। है सर। उसको ठीक करें। TRYST हाँ? TRYST सर ये ट्रिस्ट का मतलब TRYST वाला है सर, Y वाला है सर। TRYST है ना? TRIST ट्रिस्ट बुक में क्या लिखा है? सर बुक में लिखा है मीटिंग और फिर ट्रिस्ट का मतलब यहाँ ट्रिस्ट तो इसमें TRYST ही है, यही है। मीटिंग और मैंने TRIST कहाँ पे? TRIST The word ट्रिस्ट को, इसको ट्रिस्ट को सर्च करो। उसी का ही बता रहा हूँ, ये देखो। ट्रिस्ट का क्या मतलब है? अपॉइंटेड मीटिंग स्पेशली। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी मीनिंग, इसका मतलब समझते हैं पहले, इसका मतलब तो समझ में आए। Actually, word used by Nehru while going to make a sacred deal with something that is defined for us. It is concern of the first. To make a secret deal with something. ट्रिस्ट का ही मतलब देखो पहले। ट्रिस्ट का मीन है हमको भेंट मिली है। ट्रिस्ट का मतलब भेंट होता है, दुख नहीं है, ठीक है। और इसका पूरे का क्या मतलब हुआ? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का हिंदी अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या समझो। नियति से साक्षात्कार। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का नियत So when you have to twist का मतलब final things to do twist और भाग्य के साथ अवर एनकाउंटर। सो नियति के साथ इट इज एनकाउंटर विथ फ्यूचर। समझ में आया? और भी देख लो ऐतिहासिक और भविष्य की आशा। What is the meaning of tryst with destiny? Something it is destinated to you. यानी you are going to get your destiny, which is designated to you. जो तुमको मिलना था वो तुमको मिलने वाला है। जो तुम्हारे लिए निश्चित था वो अब तुमको मिलने वाला है। नियति के साथ साक्षात्कार का क्या मतलब है? जो तुम्हारे भाग्य में था अब वो तुम्हें दिया जा रहा है। So it is a tryst with destiny. How it is tryst? You are now encountering your future. Whatever is destined to you, जो तुमको allotted था वो तुम्हें मिलने वाला। ये चीज़ करना। अब इसको पढ़ो जो इन्होंने लिखा, जवाहरलाल नेहरू की स्पीच का, तब तुम और आगे समझा पाए। क्या चीज़ लिखी है बोलो किस पेज पे? ये देखो। So that is long years ago we made a tryst with destiny. And now the times come when we shall redeem our pledge. अब वो समय आ गया है कि we made a tryst with destiny. Okay. And now the times come when we shall redeem our pledge. Not fully or in full measure, but just substantially. क्योंकि ऐसा ही क्यों कह रहे हैं? Not fully और partially. एक दिन में ये pledge complete नहीं हो सकती है. That you have to get your destiny. It is a long walking process. It is not you can achieve it in one day. By signing you cannot get it. Okay? तो तुम इसे कैसे प्राप्त करोगे अपने भाग्य को? By consistently moving on it. By putting your endeavor. अपना पूरा प्रयास लगाओ,
उस पर लगातार चलो, एंड आफ्टर से माइल्स ऑफ जर्नी एंड आवर्स ऑफ जर्नी यू विल फाइंड इट। सो उन्होंने ये बात आगे कही, बाय सिंपली साइनिंग यू विल नॉट गेट समथिंग, इट इज ओनली सब्सटेंशियल, हाउएवर एक्चुअल वर्क यू हैव टू डू लेटर ऑन। ओके, तो यहाँ पर ये बात कही है, इतना ही रखो।